शतरंज की बाजी। एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाजी खेल रहे थे। मीर साहिब की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे कि दफतन कंपनी की फौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था। लखनऊ ऐशो इशरत के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर और गरीब सब रंग रलियां मना रहे थे। कहीं निशात की महफिलें आरास्ता थीं। कोई अफीम की पींट के मजे लेता था। जिंदगी के हर एक शोबा में रिंदी व मस्ती का जोर था। उमर सियासत में, शेर व सुखन में, तर्ज मुआशरत में, सनत व हिरफत में, तिजारत व तबादला में सभी जगह नफ्स परस्ती की दुहाई थी। अराकीन सल्तनत से मय खोरी के गुलाम हो रहे थे। शुअरा बोसाओ कनार में मस्त, अहले हिरफा कलाबत्तू और चिकन बनाने में, अहले सैफ तीतरबाजी में, अहले रोजगार सुरमा ओ मिस्सी इत्रो तेल की खरीद ओ फरोख्त का दिलदादा कर्ज सारा मुल्क नफ्स परवरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सबकी आंखों में सागर व जाम का नशा छाया हुआ था। दुनिया में क्या हो रहा है? इल्म व हिकमत के किन किन ईजादों में मसरूफ है? बहर व बर पर मगरबी अक़वाम किस तरह हावी होती जाती हैं? उसकी किसी को खबर न थी। पटेल लड़ रहे हैं तीतरों में, पालियां हो रही थी, कहीं चौंसा हो रही है। पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज के माके छिड़े हुए हैं, फौजें ज़ेरो ज़बर हो रही हैं। नवाब का हाल इससे बदतर था। हाँ, गत्तों और तालों की ईजाद होती थी। खतए नफ्स के लिए नए लटके नए नए नुस्खे सोचे जाते थे। यहाँ तक कि फुकरा खैरात के पैसे पाते तो रोटियां खरीदने की बजाय मदक और चंदू के मजे लेते थे। रईस ज़ादे हाजिरी जवाबी और बदला संजी की तालीम हासिल करने के लिए अरबाब निशात से कलम बंद करते थे। फिक्र को जौला, अक्ल को रसा और जहन को तेज करने के लिए शतरंज कीमिया समझा जाता था। अब भी इस कौम के लोग कहीं कहीं मौजूद हैं जो इस दलील को बड़े शद-ओ-मद से पेश करते हैं। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अक्ल को तेज करने में सर्फ किया करते थे, तो किसी ज़ीफ़म को एतराज करने का मौका न था। हाँ, जोहला उन्हें जो चाहे समझें। दोनों साहिबों के पास मौरूसी जागीरें थीं, फिक्रे माश से आज़ाद थे। आखिर और करते ही क्या, तुलुए सहर होते ही दोनों साहिब नाश्ता करके बिसात पर बैठ जाते, मुहरे बिछा लेते और अक्ल को तेज करना शुरू कर देते थे। फिर उन्हें खबर न होती थी कि कब दोपहर हुआ, कब सहपहर और कब शाम। घर से बार बार आदमी आकर कहता था खाना तैयार है, यहाँ से जवाब मिलता था चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ, मगर शतरंज के सामने कोमे और पुलाव के मज़े भी फीके थे। यहाँ तक कि बावर्ची मजबूर होकर खाना कमरे में ही रख जाता था और दोनों दोस्त दोनों काम साथ साथ करके अपनी बारीक नज़री का सबूत देते थे। कभी कभी खाना रखा ही रह जाता, उसकी याद ही न आती थी। मिर्ज़ा सज्जाद अली के मकान में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवानखाने में माँ का आराइयाँ होती थी। मगर उसके ये मनी नहीं है कि मिर्ज़ा के घर के और लोग इस मुश्किला से खुश थे। हरगिज नहीं। महिला के घर के नौकर चाकरों में, मोहरियों मामाओं में बड़ी हासिदाना हर्फ गिरियां होती रहती थी। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह करके छोड़ता है। खुदा न करे कि किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी न दीन के काम का रहता है, न दुनिया के काम का, बस उसे धोबी का कुत्ता समझो, घर का न घाट का। बुरा मर्ज है। सितम ये था कि बेगम साहिबा भी आए दिन इस मिशगले के खिलाफ सदा हतिजाज बुलंद करती रहती थी। हालांकि उन्हें उसके मौके मुश्किल से मिलते। वो सोती ही रहती थी कि उधर बाजी जम जाती थी, रात को सो जाती ही, तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, जोलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा करती थी, नौकरों को झिड़कियां दिया करती, क्या मियाँ ने पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। क्या पाँव में मेहंदी लगी हुई है, क्या कहा अभी खाने की फुर्सत नहीं है, खाने ले जाकर सर पर पटक दो। खाएं या कुत्तों को खिलाएं, यहाँ उनके इंतजार में कौन बैठा रहेगा। मगर लुत्फ़ ये था कि उन्हें अपने मियाँ से इतनी शिकायत न थी जितनी मीर साहब से। वो मीर साहब को निखट्टू, बिगाड़ू, टुकड़े खोर वगैरह नामों से याद किया करती थी। शायद मिर्ज़ा जी भी अपनी बरियत के इजहार में सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर डाल देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा, तो मामा से कहा जाकर मिर्ज़ा जी का बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा ला दें। दौड़ जल्दी कर, सर फटा जाता है। मामा गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा को इतनी ताप कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और मियाँ शतरंज खेलने में मसरूफ हों।
चेहरा सुर्ख हो गया और मामा से कहा, जाकर कह अभी चलिए वरना वो खुद हकीम साहब के पास चली जाएंगी। कुछ उनके आंखों देखा रास्ता नहीं है। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं आता। हकीम साहब छू मंतर कर देंगे कि उनके आते ही आते दर्दे सर रफा हो जाएगा। मीर साहब ने फरमाया, अरे जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा जी, हाँ क्यों न चला जाऊं, दो किश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती है। मीर साहब जी इस भरोसे न रहिएगा। वो चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे के धरे रह जाएं और मात हो जाएगी, पर जाई ये सुनाइए क्यों ख्वाह मख्वाह जरा सी बात के लिए उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा जी, जी चाहता है इस बात पर मात कर दूं। मीर साहब, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप पहले जाकर सुन आएं। मिर्जा जी, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, दर्द वर्द खाक नहीं है, मुझे दिक करने का हीला है। मीर साहब, कुछ भी हो उनकी खातिर करनी ही पड़ेगी। मिर्जा जी, अच्छा एक चाल और चल लूं। मीर साहब, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मोहरों का हाथ न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ा शतरंज इतना प्यारा है कि चाहे कोई मर भी जाए पर उठने का नाम नहीं। शतरंज है कि मेरी सौतन है, नौज कोई तुम जैसा निर्मोहिया हो। मिर्जा, क्या करूं। मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किलों से गला छुड़ाकर आया हूं। बेगम, क्या जैसा खुद निखट्टू हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं। उनके भी तो बाल बच्चे हैं कि सबका सफाया कर दिया। मिर्जा, बड़े इल्लती आदमी है, जब आकर सर पर सवार हो जाता है तो मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ता है। बेगम, धुतकार क्यों नहीं देते कुत्ते की तरह। मिर्जा, सुभान अल्लाह, बराबर के आदमी हैं। उम्र में रुतबे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही धुतकारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे। कौन मेरी रोटियां चलाते हैं। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेंगी। मामा से अब्बासी, शतरंज उठा ला। मीर साहब से कह देना, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाएं, अब फिर मुंह न दिखाइएगा। मिर्जा, हाय हाय कहीं ऐसा गजब न करना, क्या जलील कराओगी। ठहर अब्बासी, कमबख्त कहाँ दौड़ी जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा जो खून पिए जो रोके। अच्छा उसे रोक लिया, मुझे रोक लो तो जानूं। ये कहकर बेगम साहिबा खुद झल्लाई हुई दीवानखाने की तरफ चली। मिर्जा जी का चेहरा फक हो गया, हवाइयां उड़ने लगी। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें शहीदे करबला की कसम, मेरी मैयत देखे जो उधर कदम रखे। लेकिन बेगम साहिबा ने एक न मानी, दीवानखाने के दरवाजे तक गई। यकायक नामहरम के रूबरू बेनकाब जाते हुए पैर रुक गए। वहीं से अंदर की तरफ झांका। हुस्ने इत्तिफाक से कमरा खाली था। मीर साहब ने हसबे ज़रूरत 2-4 मुहरे तब्दील कर दिए थे। उस वक्त अपनी सफाई जताने के लिए बाहर चबूतरे पर चहलकदमी कर रहे थे। फिर क्या था, बेगम साहिबा को मुंह मांगी मुराद मिली। अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंके, कुछ बाहर। तब दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे। फिर चूड़ियों की झनकार सुनी तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने बेगम साहिबा से कहा, तुमने गजब कर दिया। बेगम, अब मुआ इधर आए तो खड़े खड़े निकाल दूं। घर नहीं चकला समझ लिया है। इतनी लौ अगर खुदा से हो तो वली हो जाते। आप लोग तो शतरंज खेलें, मैं यहाँ चूल्हे चक्की में सर खपाऊं। लौड़ी समझ रखा है, जाते हो हकीम साहब के यहाँ की अब भी तामुल है। मिर्जा जी घर से निकले तो हकीम साहब के यहाँ के बदले मीर साहब के घर पहुंचे तो माजरत आमेज लहजे में बदिलपुर दर्द माजरा कह सुनाया। मीर साहिब हंसकर बोले, इतना तो मैं उसी वक्त समझ गया था जब दर्दे सर का पैगाम मामा लाई थी कि आज आसार अच्छे नहीं हैं, मगर बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं। उफ, इतनी तमकनत आपने उन्हें बहुत सर चढ़ा रखा है। ये मुनासिब नहीं उन्हें। इससे क्या मतलब कि बाहर क्या करते हैं। खानादारी का इंतजाम करना उनका काम है, मर्दों की बातों में दखल देने का उन्हें क्या मजाल। मेरे यहाँ देखिए, कभी कोई चूं भी नहीं करता। मिर्जा, खैर अब ये बताइए अब जमाव कहाँ होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमेगी। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा। जब घर पर बैठा रहता था तब तो इतनी खफकी थी। घर से चला आऊं तो शायद जिंदा न छोड़ें। मीर, अजी बकने दीजिए, 2-4 दिन में खुद ब खुद
सीधी हो जाएंगी। हाँ आप भी जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम साहिबा किसी वजह से मीर साहब के घर से गायब रहना ही पसंद करती थी, इसलिए वो उनके मुश्किलाए तफरीह का मुतलक गिला न करती थी, बल्कि कभी कभी उन्हें जाने में देर हो जाती या कुछ अलकसाते तो सरवोदे मस्तान या दोहाइंदन के मिस्दाक उन्हें आगाह कर दिया करती थी। इन वजूह से मीर साहब को गुमान हो गया था कि मेरी बेगम साहिबा निहायत खलीक मुतहम्मिल मिजाज और इफ़्फ़त केश हैं। लेकिन जब उनके दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब की दायमी मौजूदगी से बेगम साहिबा की आज़ादी में हर्ज पैदा होने लगा तो उन्हें बड़ी तशवीश दामनगीर हुई। दिन के दिन दरवाज़ा झांकने को तरस जाती थी। सोचने लगी, क्यों कर ये बला सर से टले। उधर नौकरों में भी ये कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े खर्राटे लेते थे। घर में कोई आए कोई जाए उनसे मतलब था न सरोकार, बमुश्किल से 2-4 दफा बाजार जाना पड़ता। अब 8वीं पहर की धौंस हो गई। कभी पान लगाने का हुक्म होता, कभी पानी लाने, कभी बर्फ लाने का, कभी तंबाकू भरने का। हुक्का तो किसी दिल जले आशिक की तरह हर दम गर्म रहता था। सब जाकर बेगम साहिबा से कहते, हुजूर मियाँ का शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गया। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी 2 घड़ी खेल लिया, चलो छुट्टी हुई। और फिर हुजूर तो जानती है कि कितना मनहूस खेल है जिसे उसकी चाट पड़ जाती है कभी नहीं पनपता। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। मोहल्ले वाले हर दम हमी लोगों को टोका करते हैं। शर्म से गड़ जाना पड़ता है। बेगम साहिबा कहती, मुझे तो ये खेल खुद एक आंख नहीं भाता, पर क्या करूं, मेरा क्या बस है। मोहल्ले में 2-4 बड़े बूढ़े थे, वो तरह तरह की बदगुमानियां करने लगे। अब खैरियत नहीं, हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये सल्तनत शतरंज के हाथों तबाह होगी। लक्षण बुरे हैं। मुल्क में वावेला मचा हुआ था। रियाया दिन दहाड़े लुटती थी, पर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और यहाँ सामान्य ऐश के बहम पहुंचाने में सर्फ हो जाती थी। भांग नक्काल कत्थक अरबाब निशात की गर्म बाजारी थी। साकिनों की दुकानों पर अशफियां बरसती थी। रईस ज़ादे एक एक दम की एक एक अशफी फेंक देते थे। मसारिफ का ये हाल और अंग्रेजी कंपनी का कर्जा रोज बरोज बढ़ता जाता था। उसकी अदायगी की किसी को फिक्र न थी। यहाँ तक कि सालाना खिराज भी अदा न हो सकता था। रेजिडेंट बार बार ताकीदी खुतूत लिखता, धमकियां देता, मगर यहाँ लोगों पर नफ्स परवरी का नशा सवार था। किसी के कान पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहिब के दीवानखाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नित नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले तामीर होते और मिस्मार किए जाते। कभी कभी खेलते खेलते आपस में झड़प हो जाती, तू मैं की नौबत पहुंच जाती। पर यह शुक्र रंजियां बहुत जल्द रफा हो जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते। मीर साहब बिसात उठाकर अपने घर में आ बैठते और कस्में खाते कि अब शतरंज के नजदीक न जाएंगे। मगर सुबह होते ही दोनों दोस्त फिर मिल बैठते। नींद सारी बदमज़गियों को दूर कर देती थी। एक दिन दोनों अहबाब बैठे शतरंज के दलदल में गोते खा रहे थे कि शाही रिसाले का एक सवार वर्दी पहने असलहा से लैस मीर साहब का नाम पूछता आ पहुंचा। मीर साहब के हवास उड़े, औसान खता हो गए। खुदा जाने क्या बला सर पर आई। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकरों से कहा, घर में नहीं है। सवार ने कहा, घर में नहीं है तो कहाँ है, कहीं छिपे बैठे होंगे। खिदमतकार, मैं यह नहीं जानता, घर में से यही जवाब मिला है। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊं। हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि मजाक है? खिदमतकार, अच्छा तशरीफ ले जाए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने सुनने की बात नहीं। मैं कल फिर आऊंगा और तलाश करके ले जाऊंगा। अपने हमरा हाजिर करने का हुक्म हुआ है। सवार तो चला गया। मीर साहिब की रूह फना हो गई। कांपते हुए मिर्जा जी से बोले, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी न हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, कहरे आसमानी है और क्या कहें। सिपाहियों की मांग हो तो बिन मौत मरे। यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तप चढ़ आती है। मीर, यहाँ तो आज से दाना पानी हराम समझिए। मिर्जा, बस यही तदबीर है कि उससे मिलिए ही नहीं, दोनों आदमी गायब हो जाएं। सारा शहर छानता फिरे। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक्शा जमे।
वहां कैसे खबर होगी। हजरत अपना सामना लेकर लौट जाएंगे। मीर, बस आपको खूब सूझी, वल्लाह कल से गोमती पार की ठहरे। उधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थी, तुमने खूब बहरूप भरा। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। उसकी सारी नकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब देख लेना, जो कभी भूल कर भी घर रहे, सुबह का गया फिर रात को आएगा। उस दिन से दोनों दोस्त मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में जा बैठे, जो शायद अहदे मुगलिया की यादगार थी। रास्ते में तंबाकू मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर बिसात पर जा बैठते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्ते शह पट लिया। इन अल्फाज के सिवा उनके मुंह से और कोई कलमा न निकलता था। कोई चिल्लाकश भी इतने इस्तिगराक की हालत में न बैठता था। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों हजरत गलियों में होते हुए किसी नानबाई की दुकान पर खाना खा लेते और चिलम हुक्का पी कर फिर शतरंज बाजी। कभी कभी तो उन्हें खाने की सुध न रहती थी। उधर मुल्क में सियासी पेचीदगियां रोज बरोज पेचीदा होती जाती थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बड़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे दोनों शतरंज बाज दोस्तों को गम व जद और गमे काला से कोई वास्ता न था। वो घर से चलते तो गलियों में हो जाते, कहीं किसी की निगाह पड़ जाए। मोहल्ले वालों को भी उनकी सूरत न दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अंग्रेजी फौजें लखनऊ के करीब पहुंच गईं। एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाजी खेल रहे थे। मीर साहिब की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे कि दफतन कंपनी की फौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ करने का फैसला कर लिया था। कर्ज की मिल्लत में सल्तनत हजम कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल चली जिससे आज सारी कमजोर कौमें पाबंद जंजीर हो रही हैं। मीर साहब, अंग्रेजी फौजें आ रही हैं। मिर्जा आने दीजिए, किश्त बचाए ये किश्त। मीर, जरा देखना चाहिए। आड़ से देखे कैसे कवि हैल जवान है, देखकर सीना थर्राता है। मिर्जा, देख लीजिएगा, क्या जल्दी है फिर। किश्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। सुर्ख चेहरा जैसे लाल बंदर। मिर्जा, जनाब हीले न कीजिए, ये किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। ख्याल तो कीजिए, शहर का मुहासिरा हो गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी। ये किश्त और मात। फौज निकल गई। यारों ने दूसरी बाजी बिछा दी। मिर्जा जी बोले, आज खाने की कैसी रहेगी। मीर, आज रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख लगी है। मिर्जा जी नहीं, शहर में नामालूम क्या हो रहा होगा। मीर, शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा। लोग खाने से फारिग होकर आराम कर रहे होंगे। हुजूर जाने आलम भी इस्तिराहत फरमाते होंगे, या शायद सागर का दौर चल रहा होगा। अब के दोनों दोस्त खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब के मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। इसी असना में फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह माजूल कर दिए गए थे और फौज उन्हें गिरफ्तार किए लिए जाती थी। शहर में कोई हंगामा न हुआ, न किश्ते खून, यहाँ तक कि किसी जाबाज ने एक कतरा खून भी न बहाया। नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे लड़की रोती पीटती ससुराल जाती। बेग में रोई, नवाबजादे मामाएं मुगलानियां रोईं और बस सल्तनत का खात्मा हो गया। अजल से किसी बादशाह की माजुली इतनी सुलह आमेज, इतनी बेजरा न हुई होगी। कम अज कम तारीख में इसकी नज़ीर नहीं। ये वो अहिंसा न थी जिस पर मलाइक खुश होते हैं। ये वो पस्त हिम्मती, वो नामर्दी थी जिस पर देवियां रोती हैं। लखनऊ का फरमा रवा कैदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये सियासी जवाल की इंतहाई हद थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर ए आली को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, आप कोई काजी हैं, ये लीजिए शाह। मिर्जा, हजरत जरा ठहरिए। इस वक्त बाजी की तरफ तबीयत नहीं माइल होती। हुजूर ए आली खून के आंसू रोते जाते होंगे। लखनऊ का चिराग आज गुल हो गया। मीर, रोया ही चाहिए। ये ऐश कैदे फिरंग में कहाँ मयस्सर। ये शाह मिर्जा, किसी के दिन हमेशा बराबर नहीं जाते। कितनी सख्त मुसीबत में है बलाए आसमानी। मीर, हाँ है ही। फिर किश्त, बस दूसरी किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, आप बड़े बेदर्द हैं। वल्लाह ऐसा हादसा जानका देखकर आपको सदमा नहीं होता। हाय, हुजूर जाने आलम के बाद अब कमाल का कोई कदर दान न रहा। लखनऊ वीरान हो गया। मीर, पहले अपने बादशाह की जान बचाए, फिर
हुजूरपुर नूर का मातम कीजिए। ये किश्त और मात लाना हाथ। नवाब को लिए हुए फौज सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा जी ने नई बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर साहब ने कहा, आइए नवाब साहब की हालत जार पर एक मरसिया के डालें। लेकिन मिर्जा जी की वफादारी और इताअत शियारी अपनी हार के साथ गायब हो गई थी। वो शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए बेसब्र हो रहे थे। शाम हो गई। मस्जिद के खंड में चमगादड़ों ने अजान देना शुरू कर दी। अबाबिलें अपने अपने घोंसलों से चिमटकर नमाज़े मगरिब अदा करने लगीं। पर दोनों खिलाड़ी बाजी पर डटे हुए थे, गोया वो खून के प्यासे सूरमा मौत की बाजी खेल रहे हों। मिर्जा मुतवातिर 3 बाजियां हार चुके थे। अब चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वो बार बार जीतने का मुस्तकिल इरादा करके खूब संभल कर तबीयत पुरजोर दे देकर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी खराब पड़ जाती थी कि सारी बाजी बिगड़ जाती। इधर मीर साहब गजलें पढ़ते थे, ठुमरियां गाते थे, चुटकियां लेते थे, आवाजें कसते थे, ज और जुगत में कमाल दिखाते थे। ऐसे खुश थे गोया कोई दफीना हाथ आ गया है। मिर्जा साहब उनकी ये खुश फहमियां सुन सुनकर झुंझलाते थे और बार बार तेवर चढ़ाकर कहते, आप चाल न तब्दील किया कीजिए। ये क्या की चाल चले और फौरन बदल दी। जो कुछ करना हो एक बार खूब गौर करके कीजिए। जनाब, आप मुहरे पर उंगली क्यों रखे रहते हैं? मुहरे को बेलाग छोड़ दिया कीजिए। जब तक चाल का फैसला न हो जाएगी मुहरे को हाथ न लगाया कीजिए। हजरत, आप एक चाल आध घंटे में क्यों चलते हैं? इसकी सनद नहीं जिसकी एक चाल में 5 मिनट से ज्यादा लगे। इसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहिब का फर्जीन पिटा जाता था। बोले, मैंने चाल चली कब थी? मिर्जा, आपकी चाल हो चुकी है, खैरियत इसमें है कि मोहरा उसी घर में रख दीजिए। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने मोहरे को हाथ से छुआ कब था? मिर्जा, आप कयामत तक मोहरे को न छुए तो क्या चाल ही न होगी? फर्जीन पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं? हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, ये बाजी आपकी मात होगी। मीर, मेरी मात क्यों होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उस घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, आपको रखना पड़ेगा। मीर, हरगिज नहीं। मिर्जा, रखेंगे तो आपके फरिश्ते। आपकी हकीकत ही क्या है? बात बढ़ गई। दोनों अपने टेक के धनी थे। न दबता था न वो तकरार में ला मोहल्ला गैर मुताल्लिक बातें होने लगती हैं जिनका मंशा जलील और खफीफ करना होता है। मिर्जा जी ने फरमाया, अगर खानदान में किसी ने शतरंज खेला होता तो आप आइन और कायदे से वाकिफ होते। वो हमेशा घांस खिला किए आप क्या खाकर शतरंज खेलिएगा? रियासत शय दीगर है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, घांस आपके अब्बाजान छीलते होंगे। यहाँ तो शतरंज खेलते पीढ़ियां और पुश्ते गुजर गईं। मिर्जा, अजी जाए। नवाब गाजीउद्दीन के यहाँ बावर्चीगिरी करते करते उम्र गुजर गई। इस तुफैल में जागीर पा गए। आज रईस बनने का शौक चढ़ आया है। रईस बनना दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह कालिख लगा रहे हो? वही बावर्ची रहे होंगे। हमारे बुजुर्ग तो नवाब के दस्तरख्वान पर बैठते थे। हमने वाला व हम प्याला थे। मिर्जा, बेहयाओं को शर्म भी नहीं आती। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं है। किसी ने आंख दिखाई और हमने दिया तुला हुआ हाथ। भंडार खुल गए। मिर्जा, आप हमारे हौसले देखेंगे तो संभल जाए। तकदीर आजमाई हो जाएगी इधर या उधर। मीर, हाँ आ जाओ। तुमसे दबता कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली। उन दिनों अदना आला सभी कटार, खंजर, कब्ज, शेर पंजा बांधते थे। दोनों ऐश के बंदे थे मगर बेगैरत न थे। कवि दिलेरी उनमें अनका थी मगर जाती दिलेरी कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके सियासी जज्बात फना हो गए थे। बादशाह के लिए, सल्तनत के लिए, कौम के लिए क्यों मरें? क्यों कर अपनी मीठी नींद में खलल डालें? मगर इनफिरादी जज्बात में मुतलक खौफ न था, बल्कि वो कौमी हो गए थे। दोनों पैंतरे बदले लकड़ी और गत्का खेले हुए थे। तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज, दोनों जख्म खोर गिर पड़े। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू की न गिरी। उन्हीं दोनों आदमियों ने शतरंज के वजीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। अंधेरा हो गया था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने तख्त पर रौनक अफरोज थे। उन पर हसरत छाई हुई थी, गोया मकतूलीन की मौत का मातम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। खंडकी
पोशीदा दीवारें और खस्ता हाल कंगुरे और सरबा सुजूद मीनार उन लाशों को देखते थे और इंसानी जिंदगी की बेसबाती पर अफसोस करते थे, जिसमें संग व खिश्त का सबात भी नहीं।